हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। देखिए फंक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। नो आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है? आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? आर्गुमेंट मीन्स होता है इनपुट एंड रिटर्न वैल्यू मीन्स होता है आउटपुट। तो आज इसी के में देखेंगे कि ऐसा फंक्शन जो कोई इनपुट नहीं लेते हो, नो आर्गुमेंट मीन्स नो इनपुट एंड नो रिटर्न वैल्यू मीन्स नो आउटपुट, जो ना इनपुट लेगा ना आउटपुट देगा, तो फिर वो फंक्शन है क्या उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ प्रीवियस वीडियो चेकआउट करें, क्योंकि उसमें हम बताए हैं फंक्शन विद स्टैक फ्रेम, और आने वाले हर वीडियो में मैं स्टैक फ्रेम का कंसेप्ट यूज करने वाला हूं, क्योंकि स्टैक फ्रेम ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको मास्टर बनाएगा फंक्शन को लेकर। फंक्शन में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरे कोडिंग फील्ड में एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट आ जाएगा आपको, क्योंकि कोडिंग कुछ नहीं है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी है। अगर आप मेमोरी में डेटा लिखना समझना आ गया ना आपको, फिर कोडिंग आपको, ये स्टेटमेंट तो इंग्लिश और स्टेटमेंट है ना, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है, बट इंटरनली क्या होता है अगर वो आपको समझ में आ गया, फिर कोडिंग फील्ड में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो प्लीज चेकआउट करें, फंक्शन विद स्टैक फ्रेम, फंक्शन विद मेमोरी। ठीक है, और गाइज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलेगी, ऐसी यूनिक स्टाइल में वीडियो मिलेगी जो आपको और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, और आपको कोडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़ माई प्रॉमिस। और गाइज प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस यूनिक स्टाइल का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। देखिए फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, प्लीज चेकआउट करें। आज हम फोकस करेंगे डायरेक्ट टाइप पे। ठीक है, अब देखिए मैं बताया था कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि फंक्शन है। तो फंक्शन, हर एक फंक्शन क्या था, मैं बोला था फंक्शन इज नथिंग बट ए मैजिक बॉक्स, जिसका एक नेम होता है, जो इनपुट ले सकता है ऑप्शनल है, आउटपुट दे सकता है ये भी ऑप्शनल है, और बेस्ड ऑन दैट फंक्शन अपना वर्क करता है। तो कंपाइलर कैसे समझता है कि ये फंक्शन है? तो क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन नेम लिखते हैं हम, फंक्शन नेम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ये जैसे ही कंपाइलर देखता है किसी भी नेम के आगे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यानी वो फंक्शन है, ऐसे समझता है। अब उसके बाद अगर कोई इनपुट है अंदर तो वो इनपुट ले रहा है, अगर इनपुट नहीं है क्लोज हो गया तो इनपुट नहीं ले रहा है। ये फंक्शन का टाइप, ये मतलब इसे याद रखिएगा कि जब भी किसी नेम के सामने अगर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा हो यानी ये फंक्शन है, कंपाइलर ऐसे ही समझता है। तो इसमें क्या है, नो आर्गुमेंट मींस कोई इनपुट नहीं ले रहा है, एंड नो आउटपुट मींस नो रिटर्न टाइप। तो ऐसे फंक्शन को कैसे लिखेंगे? तो उसका सिंटेक्स क्या है, देखिए सिंटेक्स है फंक्शन नेम मींस ऐसे फंक्शन नेम लिखेंगे, सपोज फंक्शन नेम कोई भी नेम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्यों? इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, रीजन क्या है कि इसमें कोई इनपुट नहीं है। इस टाइप में क्या है, नो आर्गुमेंट मींस कोई इनपुट नहीं देना है, यानी फंक्शन कोई इनपुट नहीं ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, इसमें जो कोड लिखना चाहते हैं आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, और कोई रिटर्न भी नहीं दे रहा है तो यहां पर लिखेंगे वॉइड। ये स्पेस क्या बताता है दोस्तों, वॉइड। वॉइड मींस नो, वॉइड मींस नथिंग होता है, इतना समझिए। वॉइड मींस क्या होता है, नथिंग, यानी ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न का क्या मतलब है दोस्तों, मैं बताया हूं कि सपोज ये वाला कोई फंक्शन 1 है, सपोज फंक्शन 1 ने फंक्शन 2 को कॉल किया, तो फंक्शन 2 जब एग्जीक्यूट होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, रिटर्न होता है वहां पे जहां से इसको कॉल किया गया है। तो जहां पर रिटर्न होगा, हो सकता है कुछ डेटा लेकर जाए, तो कुछ डेटा लेकर जाएगा तब उसको बोलेंगे रिटर्न वैल्यू। यहां पे कोई डेटा लेकर नहीं जाएगा, रिटर्न तो होगा लेकिन कुछ डेटा लेकर नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड नो रिटर्न वैल्यू। यानी कि फंक्शन जब जो कॉल होता है फंक्शन वो कंप्लीट होने के बाद रिटर्न होता है, जिसने कॉल किया उसके पास फिर रिटर्न होगा, लेकिन कोई अगर डेटा लेकर जाएगा तो रिटर्न वैल्यू लेकर जाएगा, अगर डेटा लेकर नहीं जा रहा है तो नो रिटर्न वैल्यू। समझ में आ रहा है? देखिए इसीलिए हम बोले थे, ये कंसेप्ट देखिए, फंक्शन नेम हो गया, या इसके अंदर कोई इनपुट नहीं है, यहाँ पे वॉइड मींस नथिंग, और फंक्शन बॉडी में जो लिखना है लिखो, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम प्रीवियस वीडियो में बताएं दोस्तों स्टैक फ्रेम, यही तो मेरा गेम चेंजर साबित होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट करें। स्टैक फ्रेम क्या है, एंड रिटर्न टू कॉलर प्लेस, ये तो आपको पता है कि जिसने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वहां पर रिटर्न होता है। यानी सपोज यहां से फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू हुआ, उसके बीच में एक और फंक्शन कॉल हो गया, तो फिर उसके पास जाएगा, उसको एग्जीक्यूट होगा, एंड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वहीं पर रिटर्न होगा जहां से कॉल किया गया है। तो इसलिए रिटर्न टू कॉलर प्लेस, जिसने कॉल किया वहां पर रिटर्न होता है। ठीक है, एंड स्टैक फ्रेम का यूज करके हम समझेंगे, इसलिए गाइस प्लीज प्रीवियस वीडियो चेकआउट करें, वो मस्ट है आपको। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज चेकआउट करें, फिर मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए मैं बोला था स्टैक फ्रेम का कंसेप्ट क्या है कि हर एक फंक्शन के पास जितने भी, सपोज फंक्शन 1 है, फंक्शन 1 सपोज मेन फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं,
मेन फंक्शन ने एक F1 को कॉल किया, F1 ने F2 को कॉल किया, तो जितने फंक्शन होते हैं दोस्तों, जितने भी फंक्शन, उससे मतलब नहीं, फंक्शन कैसे पहचानेंगे हम कि कोई नेम है और नेम के सामने एक ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज है, ये फंक्शन है। हर एक फंक्शन के पास एक स्टैक फ्रेम होता है, हर एक फंक्शन के पास एक स्टैक फ्रेम होता है, हर एक फंक्शन के पास स्टैक फ्रेम। ये किसके अंदर होता है दोस्तों? स्टैक फ्रेम स्टैक के अंदर होता है। एंड स्टैक किसके अंदर होता है दोस्तों? स्टैक आपके रैम के अंदर होता है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताएं, फिर भी आपको टच कर दे रहे हैं अगर आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्टैक फ्रेम क्या है? स्टैक फ्रेम 1 हो गया, सपोज स्टैक फ्रेम 2 हो गया, स्टैक फ्रेम 3 क्या हो? ये स्टैक फ्रेम कहने का मतलब है दोस्तों कि मेन एक मेथड है, फंक्शन है, इसके जितने भी रिलेटेड डेटा होंगे इसके अंदर होंगे। F1 का जितना भी डेटा होगा इसके अंदर होगा, एंड F2 को भी जितना डेटा रिलेटेड होगा इसमें होगा। यानी हर एक फंक्शन का एक मेमोरी बॉक्स होता है, ऐसे समझिए। जितने फंक्शन होते हैं उसका एक मेमोरी बॉक्स होता है जिसको स्टैक फ्रेम बोलते हैं। स्टैक फ्रेम के पास क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर का सब डेटा जितना होता ही है, लेकिन एक एडिशनल चीज भी होता है कि इसको रिटर्न कहां होना है। रिटर्न कहां होना है मतलब सपोज इस बक्से को कॉल किया, यानी ये SF1 ने SF2 को कॉल किया, यानी कि स्टैक फ्रेम 2 को कॉल किया, तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद दोस्तों, मैं अभी बताया ना कि रिटर्न होता है जहां से कॉल किया गया। तो अगर इसको यहां पर रिटर्न होना है तो इसको पता होना चाहिए कि किस एड्रेस पर रिटर्न होना है। कहीं भी रिटर्न थोड़ी हो जाएगा। तो इस लोकेशन का कुछ तो एड्रेस होगा, इस लोकेशन का कुछ तो वैल्यू होगा। जैसे ये SF2 समझ पाएगा कि हाँ मेरा जब काम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर रिटर्न हो जाओ, तो इसको बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। ये सब चीज़ें हम स्टैक फ्रेम वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, प्लीज चेकआउट करें। तो वहाँ पर रिटर्न होता है। तो SF1 के पास क्या क्या डेटा होते हैं? इसका रिलेटेड जितना डेटा है रहता ही रहता है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ भी रहता है, रिटर्न एड्रेस, जिसका यूज़ करके क्या होता है? फंक्शन फिर रिटर्न बैक होता है जहाँ पे कॉल किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ का सिंटेक्स तो आपको पता है, आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब आपको कोई एग्जांपल दे कि भैया 2 नंबर को ऐड करो यूजिंग नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, मीन्स कोई इनपुट नहीं लेना है एंड कोई आउटपुट नहीं देना है। आप सोचोगे अभी कैसे होगा? 2 नंबर को ऐड भी करना है और कोई इनपुट भी नहीं ले रहा है, कोई आउटपुट भी नहीं ले रहा है। जी हाँ, हो सकता है। अब ध्यान से समझिए। अब इस पहले बॉडी पर समझिए, केवल बॉडी पर समझिए, अभी इस चीज़ को भूल जाइए। पहले बॉडी समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम बताएंगे कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। तो इस बॉडी को समझिए कि अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर को लेकर आपको ऐड करना है एंड ऐड करके वो भी नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। सो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक ऐड लिखेंगे। ऐड क्यों? क्योंकि 2 नंबर को ऐड करना है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किए, कोई इनपुट नहीं दिए रूल के हिसाब से, एंड इधर वॉइड लिख दिया। वॉइड में कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। अब ये बात होती है कि जब इस फंक्शन में कोई इनपुट ही नहीं लिया दोस्तों, तो इसके अंदर डेटा कहां से आएगा? इसने जब इनपुट नहीं लिया तो डेटा नहीं आएगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपना डिक्लेरेशन देते हैं, अपना वैल्यू लेते हैं। तो यहां पे क्या किया? अपना एक बॉक्स बनाया जिसका नाम है सम, फिर अपना एक मेमोरी एलोकेट किया A, इसके अंदर है 10, फिर अपना एक मेमोरी एलोकेट किया B, इसके अंदर है 20। तो ये क्या है? अपना डेटा लेते हैं, मीन्स इसके अंदर डेटा को डिक्लेयर करते हैं। फिर सम मीन्स क्या हो गया? सम मीन्स इन दोनों को ऐड करो, तो ये A + B क्या हो गया? 30। एंड इस 30 को क्या किया? प्रिंटफ। यानी एक बात समझिए दोस्तों, जब भी वॉइड है, वॉइड मीन्स नो रिटर्न, तो अगर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है तो डेटा को देखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंटफ का यूज करते हैं। डेटा देखने का मतलब क्या है? जो डेटा है वो कंसोल पर प्रिंट होगा। कंसोल मीन्स जहां पे हमारा आउटपुट दिखता है। तो प्रिंटफ का यूज करके हम कंसोल पे डेटा को देख सकते हैं कि डेटा क्या है। तो क्या किया? 2 नंबर को इनपुट लिया एंड ऐड कर दिया। इतना लॉजिक तो आपको पता है। अगर मेन के अंदर जब हम लिखते थे तो ऐसे लिखते थे ना कि इंट सम लेते थे, 1-2 वेरिएबल लिए, ऐड किए एंड उसको प्रिंट कर दिए। प्रिंट क्या होगा? सम ऑफ A एंड B 30, ऐसे प्रिंट होगा। लेकिन अब इसी चीज को क्या है? तो फंक्शन लिख दिए। अगर मैं बोलूँ इसको कॉल करो, तो कॉल करने के लिए क्या होता है दोस्तों? मैं बताया हूं, इस कॉल का रूल क्या है? फंक्शन नेम एंड जो इनपुट है इनपुट दो, अगर इनपुट नहीं है तो इनपुट नहीं दो, तो उसको कॉल कर दिया गया। देखिए ऐड एंड ये ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। ऐसे सेमीकोलन देने के बाद क्या होता है? देखिए यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर रिटर्न टाइप लिखेंगे तो वो तो डेफिनेशन हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा। केवल यहाँ नेम लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कॉल करो। और ये कंपाइलर को बता दिए कि भैया देखो ये क्या था? डिक्लेरेशन। मैं वीडियो में बताया हूँ ना, ये डिक्लेरेशन है, ये कॉलिंग है, ये डेफिनेशन है। तीनों के बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ। तो डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि जस्ट टू इन्फॉर्म कंपाइलर को इन्फॉर्म करेगा कि भैया देखो आने वाले टाइम में मैं ऐड नाम का फंक्शन यूज करूंगा, आप प्लीज उस पर वार्निंग ना देना। अगर इसको नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपाइलर समटाइम कंफ्यूज हो जाता है कि भैया हमको तो बताया नहीं गया पहले कि ऐड नाम का यूज कर रहे हो, तो इसीलिए लिखते हैं। क्या बताना होता है कि देखो हम एक ऐसा फंक्शन यूज करेंगे जो कोई इनपुट नहीं लेगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, कोई इनपुट नहीं देगा, तो ये डिक्लेरेशन हो गया।
और उसके बाद क्या है, आप फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो फंक्शन के अंदर बॉडी ऐसे लिखते हैं। अब आइए इसी को स्टैक फ्रेम से समझते हैं। स्टैक फ्रेम तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो क्या होगा, अब उसी चीज को एग्जीक्यूट कैसे होगा, बॉडी तो आपने लिख दिया, अब एग्जीक्यूट कैसे होगा ये देखिए। हम बताए थे हर एक फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस जहां होता है स्टार्ट होता है वो स्टैक फ्रेम स्टार्ट होता है, जहां कर्ली ब्रेस होता है स्टैक फ्रेम 1, यानी होगा स्टैक फ्रेम 1 किसके लिए, मेन फंक्शन के लिए। फिर इसका स्टैक कर्ली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे ऐसे स्टार्ट होगा एंड ऐसे आकर ये क्लोज हो जाएगा। ये किसका स्टैक फ्रेम है, ये स्टैक फ्रेम 2। ये किसका है, ऐड के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पे। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है स्टैक फ्रेम के बारे में, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चेकआउट करें। हम बताए थे कि स्टैक फ्रेम क्या होता है, रैम होता है पहले। रैम के अंदर बहुत सारे कैटेगरी का मेमोरीज होते हैं, उसमें से एक मेमोरी होता है जिसको बोलते हैं स्टैक, एंड स्टैक के अंदर ही हमारा हर एक फंक्शन का स्टैक फ्रेम बनता है। तो सबसे पहला स्टैक फ्रेम बना, मान के चलिए ये स्टैक फ्रेम बन गया मेन का। दूसरा स्टैक फ्रेम बन गया किसके लिए, दूसरा स्टैक फ्रेम बन गया आपका ऐड का। अब कैसे क्या होगा ये देखिए। सबसे पहले क्या करेगा, मेन में कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर यहां से एंट्री करेगा। एंट्री किया, हाँ जी। अब देखेगा ऐड, तो बोलेगा भैया देखो यहां तो कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन ऐड नाम का मेमोरी को कॉल करो। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, रिटर्न वैल्यू। यहां पर लिखो रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब क्या है, मेन को किसने कॉल किया है, मेन को कौन कॉल करता है बताइए। मेन को जिस कॉल करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। उसके अंदर भी मेथड होते हैं, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना मेथड होता है। तो मेन को कॉल किया, मेन को आपने तो कॉल किया नहीं, तो मेन भी एक फंक्शन है ना, इसको भी किसी को कॉल करना चाहिए। तो मेन को जो कॉल किया वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब मेन जब डिस्ट्रॉय होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न होगा। ये डिस्ट्रॉय क्या है, स्टैक फ्रेम क्या है, ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं दोस्तों, प्लीज चेकआउट करें, कंफ्यूज होना नहीं है दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो देखेंगे तभी मजा आएगा दोस्तों, फिर आपको दोबारा कोडिंग पढ़ने की, फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। अब देखिए यहां पर लोकल वेरिएबल नहीं है। मैं बताया था आपको कि स्टैक फ्रेम के अंदर क्या क्या होते हैं, देखिए लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल के बाद होते हैं फिर एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, जहां से होता है रिटर्न एड्रेस, और अगर कोई रिटर्न वैल्यू है तो वो रिटर्न वैल्यू। ये सब चीजें, तीन चीजें होती हैं, तो आप प्लीज चेकआउट करें। तो यहां पे तो कोई लोकल वेरिएबल नहीं दिख रहा है। लोकल वेरिएबल मींस इंट एक्स, इंट सम, यहां तो कोई है नहीं, तो यहां लिखेगा नहीं। रिटर्न टू हो गया। अब हो गया ऐड। अब ऐड को कॉल करो, ऐड को कॉल करो मींस यहां से सीधा कहां जाएगा, ऐड के पास जाएगा। तो यहां से सीधा क्या हुआ, ऐड के पास चला गया, क्योंकि ये ऐड का स्टैक फ्रेम क्रिएट हो गया। जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वैसा स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाता है। अब इसके पास क्या होगा, इसका सबसे पहले क्या होगा, रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस मींस क्या, ये कहां रिटर्न एड्रेस क्यों होता है, क्योंकि ये जो कॉल हो गया वो रिटर्न होकर कहां जाएगा, जहां से कॉल किया गया है। यानी कि उसको रिटर्न होने के बाद जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो रिटर्न होकर कहां जाएगा, ऐड के पास। तो ऐड के पास जाने के लिए ऐड कहां पे है उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना। तो ये स्टैक फ्रेम सबसे पहला चीज होल्ड करता है रिटर्न। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इस सबका मेमोरी एलोकेशन, इंट सम, यानी एक वैल्यू बनाओ जिसके अंदर क्या होगा, सम रहेगा। ठीक है, इसी को हम बड़ा करके देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, तो ये स्टैक फ्रेम 2 कॉल हुआ है। स्टैक फ्रेम 2 में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा रिटर्न एड्रेस, यानी कि जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो रिटर्न होके कहां जाना है, SF1 में जाना है। यानी SF1 मींस ये स्टैक फ्रेम 1 मींस मेन के अंदर जाना है। अब इसके बाद सबसे पहले क्या देखेगा, इंट सम। तो एक मेमोरी बॉक्स बनेगा जिसका नाम क्या होगा, सम। इसके अंदर कोई डेटा अभी नहीं है। फिर एक मेमोरी बॉक्स बनेगा A, इसके अंदर नेम क्या है 10। फिर एक मेमोरी बॉक्स बनेगा B, इसका नेम क्या है 20, नंबर क्या है 20। देखिए ये चीज एलोकेट हो गया। फिर क्या है, सम। सम मींस इन दोनों को ऐड करके इसमें स्टोर कर देगा। तो ऐड करके क्या स्टोर हो जाएगा, 30, यहां पे 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्रिंट कर दिया। प्रिंट मींस क्या है दोस्तों, देखिए यही लॉजिक है। जब भी वॉइड है यानी कि कोई रिटर्न नहीं है, यानी कि हमको डेटा देखना हो तो प्रिंटफ का यूज करते हैं। तो प्रिंटफ भी एक तरह का आउटपुट है, बट इसको आउटपुट यहां नहीं बोलेंगे, इसको कंसोल के ऊपर डेटा देख सकते हैं। तो कंसोल के ऊपर क्या डेटा प्रिंट होगा, सम ऑफ A इक्वल टू 10 एंड B इक्वल टू 20 इक्वल टू 30। समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ये 30 प्रिंट कर देगा। फिर ये कर्ली ब्रेसेस, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस को हिट करेगा, इसका मतलब क्या है कि इसका काम कंप्लीट हो गया दोस्तों, इस बक्से का, इस स्टैक फ्रेम का काम कंप्लीट हो गया। चलो रिटर्न चलते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है, रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न कहां होगा, जिसने इसको कॉल किया है, यानी कि यहां से ये यहां पे आया, फिर यहां से एग्जीक्यूट होने के बाद ये रिटर्न होगा। रिटर्न कहां होगा, जहां इसने कॉल किया था। इसने कौन कॉल किया था, ऐड ने, यानी स्टैक फ्रेम 1 ने कॉल किया है। जैसे ही रिटर्न होगा उसके बाद ये इसका स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय मींस खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले यहां काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये रिटर्न होगा। रिटर्न कहां होगा, स्टैक फ्रेम जिसने कॉल किया। अब इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन का जो स्टैक फ्रेम है वो है ही नहीं, अब इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिर आया मेन मेथड में। मेन मेथड में आकर देखेगा, अब यहां भी कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसका तो एक एटलीस्ट वन चीज है, रिटर्न एड्रेस, यानी फंक्शन मेन को किसने कॉल किया है, तो ये भी हिट किया।
अब ये मेन को जिसने कॉल किया, मेन को जिसने कॉल किया किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने, उसके बाद ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट मेथड जो है दोस्तों, इस पे आप फोकस करो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू। इसको थोड़ा 2-3 बार देखो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, क्योंकि उसमें अगर आप मास्टर हो गए ना, देख रहे हैं कितना आसानी से मैं बता पा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन भी आएगा ना, एमसीक्यू भी क्वेश्चन आएगा ना, आप देख कर बता दोगे कि आउटपुट क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए ये बक्से और इस बक्से का कोई रिलेशन नहीं होता है, इसमें का डेटा इसमें नहीं आता है, इसमें का डेटा इसमें नहीं जाता है, यानी कि इन दोनों का डेटा हो सकता है। देखिए 2 स्टैक फ्रेम है, सब स्टैक फ्रेम 1 स्टैक फ्रेम 2, इसमें x=5 है, इसमें x=5 है, कोई लिंक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टैक है, दोनों अलग अलग स्टैक है, इसका अलग स्टैक है, इसका अलग स्टैक है। जैसे हम बोलते थे ना कि एक ही नाम का वेरिएबल स्टोर नहीं हो सकता, वो तब नहीं हो सकता जब एक ही स्टैक फ्रेम के अंदर दोनों डेटा हो। यानी यहाँ पे x=2 x=2 ये नहीं हो सकता, क्योंकि एरर है, कंपाइलर एरर दे देगा। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब अलग अलग इन द सेंस कि अलग स्टैक फ्रेम में आप क्रिएट कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो ये स्टैक फ्रेम के हिसाब से समझ में आया, कोई दिक्कत है दोस्तों? प्लीज एक और भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं आपको भी पहली बार देख रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टैक फ्रेम लॉजिक याद रखना, ठीक है। बॉडी ये पता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? बॉडी लिखेंगे। मल्टीप्लाई इन द सेंस क्या? आप लिखेंगे चलो मल्टीप्लाई, उसका नेम दे दिया, कोई इनपुट नहीं ले रहा है, कोई इनपुट नहीं ले रहा है। वॉइड मींस कोई रिटर्न नहीं, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए। अब कोई इनपुट डेटा नहीं ले रहा है, तो इसका अंदर ही डेटा हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। या तो यूजर से भी ले सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ इंटर नंबर, कोई दिक्कत नहीं, जो कोड लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्टैक पहले कोड लिख लिए, अब इसका स्टैक फ्रेम बनेगा। सबसे पहले इसका स्टैक फ्रेम बनेगा, कर्ली ब्रेसेस 1, इसका स्टैक फ्रेम बनेगा। ये स्टैक फ्रेम का कंसेप्ट याद रखिए दोस्तों। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले स्टैक फ्रेम 1 बनेगा, फिर स्टैक फ्रेम 2 बनेगा। स्टैक फ्रेम 1 किसका है? मेन का है। एंड स्टैक फ्रेम 2 किसका है? मल्टीप्लाई का है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले इसमें आएगा, ये क्या डिक्लेरेशन है, जस्ट टू इन्फॉर्म कंपाइलर कि हम भाई मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। इसमें एंट्री करेगा तो सबसे पहले क्या आएगा? रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस मीन्स क्या? मेन को किसने कॉल किया? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दोबारा रिटर्न जाने के लिए उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। फिर बोला मल्टीप्लाई को कॉल करो, तो जैसे मल्टीप्लाई को सर्च करेगा, मल्टीप्लाई नाम का कोई फंक्शन है, हाँ आए तो जैसे कॉल करेगा यानी कि एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हो गया जिसका नाम है स्टैक फ्रेम 2 मेमोरी के अंदर। फिर क्या है इसका डिक्लेयर, देखिए रिजल्ट लिया मैंने, फिर a=10 ले लिया, फिर b=20 हो गया। अब क्या रिजल्ट में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो 200 हो जाएगा, 200। और फिर क्या प्रिंट मीन्स ये 200 डेटा कहाँ प्रिंट हो गया? कंसोल के ऊपर। फिर जैसे ये काम कंप्लीट हो गया, फिर कर्ली ब्रेसेस हिट किया, यानी इस बक्से का लास्ट हिट किया। जब बक्से का लास्ट हिट करता है तो क्या करता है दोस्तों? ये रिटर्न हो जाता है जिसने कॉल किया है, यानी यहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? रिटर्न होगा जिसने कॉल किया है। रिटर्न हो गया। अभी रिटर्न होने के बाद ये बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी इसमें का डेटा इरेज हो जाता है मेमोरी के हिसाब से। अरे डिस्ट्रॉय हो गया, फिर मेन में आया, मेन में कोई अभी वेरिएबल नहीं है, इसको भी हिट किया लास्ट कर्ली ब्रेसेस हिट करने के बाद ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर गया, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि स्टैक फ्रेम जब क्रिएटेड होते जाता है एंड फिर डिस्ट्रॉय होते जाता है 1 by 1। सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेथड डिस्ट्रॉय होता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न चला जाता है। क्लियर पिक्चर है दोस्तों? शायद मैं कंफ्यूज नहीं किया हूं आपको, प्लीज चेकआउट कर अच्छे से देखें। ये अंदर का कोड लिखने तो आपको आता है, लेकिन मेथड के अंदर इसलिए लिखते हैं कि जब अब देखिए एक बार मल्टीप्लाई हो गया, एक बार और मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पे, तो जितने बार कॉल करेंगे दोस्तों उतने बार ये वाला कोड कॉल होगा, इतने बार स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। जितनी बार स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा उतनी बार कोड एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद 1 by 1 कोड डिस्ट्रॉय भी होते जाएगा। ये स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय। मैं इसलिए स्टैक फ्रेम से पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि पहले थोड़ा टाइम लगेगा, समझ जाओ स्टैक फ्रेम है क्या। एक बार स्टैक फ्रेम समझ गए फिर आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि कोडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक स्टैक फ्रेम के पास कितना चीज होता है दोस्तों? लोकल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल ले लेगा, रिटर्न एड्रेस जरूर होता है कि उसको कहाँ रिटर्न जाना है, क्योंकि अगर रिटर्न एड्रेस पता नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। क्योंकि सपोज मल्टीप्लाई यहाँ से कॉल हुआ, मल्टीप्लाई यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, फिर मल्टीप्लाई जहाँ कॉल हुआ वहाँ रिटर्न होता है, क्योंकि उसके नीचे वाला अगर कोई कोड है तो एग्जीक्यूट हो सके। तो आने वाले टाइम में 1 by 1 देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, जितना चाहिए उतना ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको पहले तो मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, हमने जो स्टैक फ्रेम पे ऊपर वीडियो बनाया उसको जरूर चेकआउट करें ताकि आपको मज़ा आ सके मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नो आर्गुमेंट, यानी कि कोई इनपुट नहीं लेगा लेकिन आउटपुट देगा, यानी कि रिटर्न की का यूज करेंगे। रिटर्न की क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, वो भी फिर स्टैक फ्रेम तो हमेशा यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि यही तो मेरा मास्टर की है। रिवाइज करें दोस्तों, प्रैक्टिस करें, कोड प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, गूगल पे जाएं, गूगल चाचा हैं जो हर एक चीज़ उनके पास है।
अगर आपको कोडर बनना है तो सच में सीरियस बनिए, मेरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, थोड़ा गूगल पे जाकर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि मैं जितना बता देता हूं अगर आप उतना समझने के बाद गूगल पे जाएंगे फिर आपको कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो समझ में नहीं आएगा कि गूगल क्या कह रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगा, इंटरेस्ट होगा समझने में। तो प्लीज गाइज रिवाइज करें एंड प्रैक्टिस द कोड फॉर योर बेटरनेस। ओके, डोंट फॉरगेट दोस्तों, बूस्टर 1 बूस्टर 2 प्लेलिस्ट कंप्लीट है। हर एक चीज़ को, हर बेसिक चीज़ को जो आपको आना चाहिए कॉन्फिडेंट कोडर बनने के लिए, वो भी मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया हूँ, ताकि आपको दोबारा कभी भी कोडिंग में इंटरेस्ट भगेगा नहीं, इंटरेस्ट और ही आते ही जाएगा और एक बड़े से बड़े कोडर बन सकते हैं। ठीक है, लाइक करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि या किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या कोई स्टाइल हम मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, अब जेन्युइन कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपना इंप्रूवमेंट कर सकूं। शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस यूनिक स्टाइल का बेनिफिट ले सकें। चैनल पर पहली बार प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसे वीडियो पाने के लिए। डोंट माइंड अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन स्टाइल ताकि दोबारा रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़े। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।